हेलो, नमस्कार दोस्तों। प्री टाइम बैच में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा कि प्री टाइम बैच में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब क्लास ले भी रहे होंगे। तो मेरा जो सेक्शन है, जो मुझे असाइन किया गया है, वो है साइंस का सेक्शन। तो साइंस एंड टेक की क्लासेस हम लोग प्री टाइम में साथ में करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ फोकस कर देता हूँ कि साइंस की जो क्लासेस होंगी, आज का जो लेक्चर होगा, पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये केवल ओरिएंटेशन लेक्चर है। इसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हम क्लासेस डिवाइड किए हैं और किस तरीके से हमें क्लासेस करनी है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपको पेशेंस के साथ साइंस पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले जब साइंस की बात होती है तो साइंस दोनों एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है और आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराए जा रहे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो यूपीएससी के यानी कि जो आईएएस के लिए एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, उसमें जो साइंस पूछी जाती है उसमें कुछ टॉपिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से कि साइंस रिलेटेड टॉपिक्स को हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। मीन्स उसमें जितनी एडवांसमेंट होती रहती है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर, उसके साथ साथ वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे करंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो कि ब्रॉडर वे में या इन डेप्थ आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें 4 ऑप्शंस थे कि कोविन है, दीक्षा ऐप है, उसके साथ हमारा जिस पे हम डॉक्यूमेंट सिक्योर करते हैं डिजी लॉकर। तो इसमें से पूछा गया कि कौन से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि करंट रिलेटेड टॉपिक्स हमारी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा होगा कि हमें वो एग्ज़ाम देना है और ढंग से देना है। ठीक, दूसरी चीज़ है, जितनी भी न्यू डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है, जितने भी स्पेस के मिशंस होते हैं, जैसे अभी सॉफ्ट लैंडिंग किया है भारत ने, तो आपको पता है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, क्या चीज़ एक्चुअली सॉफ्ट लैंडिंग है। शिव शक्ति पॉइंट जो नाम रखा गया जहाँ पर लैंडिंग हुई, उसके अलावा जो लास्ट टाइम में हम लोग का फेलियर हुआ था उसका भी एक नाम रखा गया है। तो ऐसा क्यों होता है? लैग्रेंजे पॉइंट क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब आदित्य L1 आपका भेजा गया है। सूर्य के बारे में जितने भी जानकारियां हैं उसको जुटाने के लिए, कैसे वो उतना हाई टेम्परेचर बेयर कर सकता है और किस तरीके से वो स्टैटिक पोजीशन में बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक, या किसी विशेष टाइप की अगर बटरफ्लाई मिली या विशेष कोई नई प्रजाति मिलती है, कोई स्पीसीज मिलती है, तो उस पर भी यूपीएससी फोकस करता है। उसके साथ साथ अगर आपको कहीं एस्ट्रॉयड ऐसा मिलता है जिसका नाम थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो एक क्वेश्चन फॉर्म करके यूपीएससी हमेशा पूछती है कि हाल ही में या चर्चा में देखा गया ये चीज़ जो है वो क्या है। जैसे बेन्नू एक आपका एस्ट्रॉयड है जो कि न्यूज़ में था, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेंशंस होते हैं, आपको पता है कि फिजिक्स में या फिर मेडिसिन में या फिर केमिस्ट्री में, बेसिकली साइंस में ये तीनों कवर हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड किस तरह से नोबेल प्राइज दिया गया, वो कौन सी फील्ड थी जिसमें दिया गया, या सिमिलरली इससे पहले सेम काम के लिए कब मिला। जैसे मान लीजिए किसी फीमेल को मिलता है फिजिक्स में नोबेल प्राइज, जैसा कि हुआ है, तो अब आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ये तो पूछ ही सकती है कि इस बार किस फीमेल को दिया गया। उसके साथ साथ ये भी पूछ सकती है कि लास्ट टाइम इससे पहले कब किसी फीमेल को दिया गया था, या कितनी टोटल फीमेल्स को अभी तक मिल चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इन्वेंशंस के ऊपर या डिस्कवरीज के ऊपर यूपीएससी हमेशा फोकस करती है कि आप कितने अप टू डेट हैं। ठीक है, फिर अवार्ड्स आपने देख ही लिया। चौथा जो सबसे इनका फेवरेट पोर्शन होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से बेस्ड अब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन कोर्स में धीरे धीरे, या कंप्यूटर साइंस के मेन कोर्स में धीरे धीरे ये लोग एंट्री ले रहे हैं, और जो चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा टिपिकल है उस पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सारे पोर्शंस को धीरे धीरे पेशेंटली कवर करेंगे। क्यों पेशेंटली कवर करेंगे, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, धैर्य के साथ जब भी आप चीज़ों को लेकर के जाएंगे, जैसे आपने एक टारगेट कर लिया कि अभी जनवरी चल रहा है, शायद ये जब लेक्चर पब्लिश होगा तो शायद जनवरी चलता रहेगा। अगर आपको दिसंबर में मिलता है तो आपको लगेगा कि दिसंबर चल रहा है,
एग्ज़ामिनेशन 90 दिन बाद जो है प्रस्तावित होगा या 120 दिन बाद प्रस्तावित होगा, 4 महीने बाद। तो जब भी एग्ज़ामिनेशन प्रपोज्ड है, आप क्या करोगे कि हड़बड़ी में चीज़ों को कवर करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, 100% के लिए जाना चाहोगे। लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको कि आप 100% के लिए ना जा करके आप 70% को परफेक्ट करने की कोशिश करो, या 60 to 70% के बीच में परफेक्शन लाने की कोशिश करो। कि आपने साइंस पढ़ा तो साइंस को इतनी बार रिवाइज करके जा रहे हैं, या जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कम से कम उसको तो इतनी बार रिवाइज करके जा रहे हैं कि वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो रहा है। एक बात और मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके साथ ही जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड थे और प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग से या सेल्फ प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने प्रिपेयर हो। प्रिपरेशन करना और प्रिपेयर होना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिपरेशन करना मतलब कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसको कहा जाएगा कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने कहीं कोचिंग कर ली और क्लासेस ले रहे हैं। दूसरी चीज है कि आप उन चीजों को रिवाइज कर चुके हो, कि आप खुद प्रिपेयर हो चुके हो कि कोई भी पेपर दे दो मुझे, मैं बेसिक कंसेप्ट्स मेरे क्लियर है। यूपीएससी ये डिमांड करती है कि आप बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के कितने अवेयर हो। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, बट 2020 और 21 में एक क्वेश्चन पूछा बिस्फिनॉल ए पर, बीपीए, ठीक है ना। पूछा कि बीपीए जो होता है वो किस तरह के प्लास्टिक को या किस तरह की चीज़ों को बनाने के काम में आता है। आप ये क्वेश्चन देख भी सकते हो, हम इसे डिस्कस भी करेंगे आगे। तो बीपीए जो है, कभी आप अगर अच्छी बॉटल खरीदे होगे, कंपनी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन सेलो, मिल्टन, इस तरह की जो कंपनीज है वो बीपीए फ्री बनाती हैं। तो कभी आप बॉटल जब खरीदते होगे तो उस पर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव की भूमिका में, एक आईपीएस की भूमिका में, या अगर आप रेवेन्यू सर्विसेज में जा रहे हो तो उस भूमिका में, भारत के सबसे प्रतिष्ठित पद को ग्रहण करने की भूमिका में आपको भागना नहीं है। आपने बॉटल खरीदा तो आप जो जो चीज़ें भी लिखी हुई हैं, जैसे कोई मसाले का पैकेट खरीदा या बिस्किट खरीदा, तो आप इंग्रेडिएंट पढ़ना अवॉइड करते हो, आप उसे खाने से मतलब रखते हो या यूज़ करने से मतलब रखते हो। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव की भूमिका में, मतलब कोई भी चीज़ें आपसे ही होकर गुजरेंगी, आप सबसे उच्च पद पर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो, जैसे मान लीजिए कि कल आप डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वहाँ कोई कंपनी नई लगी तो वो क्या बना रही है, क्या प्रोडक्ट है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब कभी आप बॉटल खरीदे तो आप उस पर देखते हो बीपीए फ्री लिखा होता है, ठीक है ना, बिस्फेनॉल ए फ्री। क्यों लिखा होता है, क्या होता है वो, उसके बारे में उसमें थोड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे आपने कोई मैचिस्टिक खरीदी, माचिस का डिब्बा खरीदा, तो माचिस के डिब्बे में भी उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि इस माचिस के डिब्बे में किस तरह का फास्फोरस यूज़ किया गया है, ठीक है ना, और क्या क्या अदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, कौन सी वुड यूज़ की गई है, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव की भूमिका में आपको चीज़ें हमेशा पढ़नी है। आप कुछ भी परचेज करो, लाइक आप कोई पेपर परचेज कर रहे हो तो 75 जीएसएम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रिपरेशन के साथ, कंसेप्ट क्लियर करने के साथ अपनी आसपास की चीज़ को लेकर के अवेयर रहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप मीटर में रीडिंग देखते हो तो किलोवाट लिखता है, किलोवाट आर लिखता है, या केवीए लिखता है, या केवीआर लिखता है, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब आप सजग होने चाहिए। तो ये तो सी सारी यूपीएससी के एग्ज़ाम की डिमांड, कि वो बेसिकली इन पोर्शंस पर फोकस करते हैं जिसको हम लेकर के चलेंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, बेसिकली हम फोकस करेंगे यूपी पीसीएस पे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं या एमपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जूल किसकी यूनिट है, तो पता चलता है एनर्जी की यूनिट है। उसके साथ साथ हीट को भी हम लोग जूल में नापते हैं, दोनों की यूनिट सेम होती है। फिर आपसे कोई और पूछता है कि ओम किसकी यूनिट है,
तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, या फिर लैक्टोबैसिलस क्या है अगर लाइफ साइंस की बात करें, ठीक है, या फिर किसी पटाखे को फोड़ने से क्या मिला होता है कि लाल रंग दिखाई देता है। तो ये कुछ स्टैटिक बातें हैं, तो स्टैटिक बातों को हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे ज़्यादा पेशेंस आपको स्टैटिक साइंस पढ़ने में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी जो आपको बोर करेंगी। लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप लेक्चर को हौले हौले सुनते रहना। मेरा केवल एक ही सजेशन है कि जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को शांत रख के लेक्चर को सुनोगे, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट धीरे धीरे आएगा। क्योंकि जब लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कराने की कोशिश की हैं। और यूपीएससी वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं मेरे पढ़ाए में से आपका 100% या मैक्सिमम चीज़ें टच हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप ये भी देख लोगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आप न्यूज़पेपर के साथ, जो हम भी कवर करेंगे, न्यूज़पेपर के साथ अवेयर रहो और अपने आसपास की चीज़ों को, सराउंडिंग्स की चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहो। मतलब कि कोई भी चीज़ हाथ में आती है तो आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या मिला हुआ है, सब कुछ। फिर आता है पीवाईक्यू, हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का, जो कि यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए, साथ ही साथ स्टैटिक क्वेश्चन जो यूपीएससी में आएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे सिंगल आंसर टाइप। जैसे यूपी पीसीएस जो फोकस करता है वो सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन बनाता है। लाइक कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बना देगा कि एक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी होती है, या फिर सिंपल से कोई भी क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, आसान, कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, जिस तरह से 4 साल पहले क्वेश्चंस आते थे, उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि जनरली न्यूज़ में हो। छोटे करंट अफेयर्स पूछते हैं कि जैसे जूनो मिशन किसके लिए छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अभी चूंकि आपको पता है कि 2 साल पहले, 3 साल पहले ऑलमोस्ट, कोविड ने काफ़ी तबाही मचाई, तो वैक्सीन से क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं उसमें आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो हम लोग वैक्सीन किस तरह की होती हैं, अलग अलग नाम है, जैसे आपको पता है कि आरएनए वैक्सीन भी होती है। उसके साथ साथ लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था टॉक्सॉइड के ऊपर, तो उस तरह की भी वैक्सीन होती है। तो क्या होता है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। फिर अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें, जो चीज़ें यूपीएससी डिमांड करती है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि यूपीएससी चाहती है कि ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस हो कंसेप्ट के साथ। मतलब विस्तृत रूप में आपको किसी भी सिलेबस का अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो, उसके साथ साथ आप लगभग सिलेबस को कवर किए हो, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें यूपीएससी के लिए ज़रूरी है कि गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूरी है कि आप जो हिट करके आओ। एक्चुअली 5 या बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, और उस तरह के 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं टोटल कि जिसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप जो हिट करके आओ उसमें थोड़ा सा तो भगवान का साथ भी चाहिए। यूपीएससी निकालने के लिए मैं ये मानता हूँ कि प्री का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा भगवान का साथ चाहिए ही चाहिए। तीसरी चीज़ कि आपका माइंड कितना क्लिक कर रहा है उस पॉइंट पे, क्योंकि क्लिकिंग ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के साथ, कि आप पढ़ के सब गए हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहे हो तो आपका माइंड क्लिक कर रहा है, ओ इसका आंसर तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यूपीएससी डिमांड करती है। यूपी पीसीएस क्या डिमांड कर रही है कि आप रिवीजन किए रहो, ढेर सारी बार, काफ़ी बार रिवीजन करो। पीवाईक्यू को कम से कम 2-3 बारी तो पूरा सॉल्व करके जाओ, और 10 तक के एनसीईआरटी की या किसी भी साइंस के बुक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूं, चूंकि ये क्रैश कोर्स है प्री टाइम, तो इसमें मैं बहुत बेसिक्स आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जो 0 होता है ना वो आपको आता है, और आप 0 to 4 या 0 to 3 तो एटलीस्ट जानते हो। तो मैं आपको 3 से 9 या 4 से 9 लेकर के जाने का प्रयास करूंगा, अगर 10 की स्केल में मेजर किया जाए। फिर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में।
तो बेसिक साइंस कवर करेंगे, जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम। बेसिक साइंस में हम बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक लाइफ साइंस कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका पोर्शन या वेटेज कम है। आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन लाइफ साइंस का जो पोर्शन होगा उसमें कोई एडवांसमेंट एज सच इतनी नहीं है, तो हम लोग लाइफ साइंस इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन होगा पहला वाला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस है, उसको बहुत धैर्य के साथ, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, बहुत पेशेंटली इसको, बहुत पेशेंस के साथ इसको आगे लेकर के चलेंगे। क्यों बहुत पेशेंस के साथ चलेंगे? क्योंकि ये शायद सबसे बोरिंग होने वाला होगा आप लोगों के लिए। आप लोग चाहते हो कि मैं इतनी इतनी ऊंची चीजें पढ़ा दूं, तो वो चीजें तब आएंगी जब आप पहली सीढ़ी पार कर लोगे। तो पहली सीढ़ी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको मैं मानता हूं कि वो 10 की स्केल में अभी 2 या 3 पे लाई कर रहे हैं। तो उनको 5 तक या 5.5 तक ले जाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है या बेसिक साइंस जो है वो धैर्य के साथ आप सभी लोगों को पढ़नी है। दूसरा है साइंस एंड टेक का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए सिमिलर महत्वपूर्ण होगा, सिमिलर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जितनी भी नई एडवांसमेंट होती हैं, ठीक है ना, यानी कि करंट रिलेटेड इश्यूज को रिलेट करके हम लोग साइंस एंड टेक के पोर्शन को पढ़ेंगे। इस साइंस एंड टेक में ही कोशिश करेंगे कि अगर डिफेंस का पोर्शन हो पाएगा तो डिफेंस का पोर्शन भी इसी में कर लेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है करंट अफेयर ऑफ साइंस। जैसे कि अभी इस समय आइंस्टीन क्रॉस न्यूज में था, ठीक है ना, लास्ट मंथ न्यूज में था। उसके बाद स्पेस डेब्रीज को लेकर के, या अंतरिक्ष में बहुत सारा कचरा है उसको लेकर के बहुत सारा न्यूज आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ। तो इसको लेकर के भी हम लोग एक कवरेज करेंगे। एक्चुअली जो भी सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, पहले तो वो न्यूक्लियर से चलती थी, फिर सोलर से चलने लगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर साल हम लोग कई टन का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सैटेलाइट्स केवल इंडिया से तो जा नहीं रही, सारे कंट्रीज छोड़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 190 प्लस कंट्रीज जब इस तरह के सैटेलाइट्स, मतलब जो एलिजिबल है, जो एलिजिबल है वो तो एटलीस्ट छोड़ रही हैं, ठीक है, जो खुद को कैपेबल बना चुके हैं, एलिजिबल नहीं कैपेबल बना चुके हैं। तो वो सारी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स जा रही हैं। आने वाले समय में प्रॉब्लम ये है कि ये सैटेलाइट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी एक अमाउंट में, कि जिस तरह से शनि के यानी कि सैटर्न के आसपास में एक रिंग है, उस तरह से ये अर्थ के आसपास में एक रिंग फॉर्म कर लेंगे, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मतलब डेब्री होगा, यानी कि कचरा होगा या मलबा होगा। तो इससे कैसे निजात पाया जाए, या यह भविष्य में कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, इसको लेकर के जो है साइंटिस्ट ने एक चिंता व्यक्त की है। तो इसको भी कवर करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि इन दिनों धुआंधार रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एडवांसमेंट चल रही है। आने वाले समय में शायद हम लोग मिलिट्री वेपन्स भी देख सकेंगे। हमने अनमैन्ड ड्रोन्स देख ही रहे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ चैट जीपीटी जो हमारा काम आसान कर दिया है। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर बस ये मैं एक बता रहा हूं कि किन किन पोर्शंस को कवर करेंगे। इसमें 4-5 मैंने लिख दिया है, 50 पोर्शंस है, ठीक है। वैक्सीन को हम लोग देखेंगे, वैक्सीन की टाइप्स देखनी है, क्योंकि इस पर पिछले एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी तीनों ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो एक बारी ढंग से वैक्सीन के पोर्शन को कवर करना है। अब अगर आप सिलेबस का कुछ डिसीजन या मतलब चाहते हैं कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा एलोबोरेट कर दूं, तो मैं बता रहा हूं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स, जिसमें आपके सारे पोर्शन होंगे, जैसे ग्रेविटेशन। अच्छा, एक बात और कि हमारे हिंदी वाले विद्यार्थी जो हैं, उन्हें लग रहा है कि सर जी तो अगर इतना इंग्लिश लिखने लगेंगे तो फिर हमें तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कभी अनुभव किया होगा तो साइंस को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं सिमिलरली हिंदी भी बराबर यूज़ करूँगा, अपितु मेरी हिंदी तो इंग्लिश से भी अच्छी है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम यहाँ पर हिंदी में भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण, उसके साथ बल या फोर्स, ठीक है। फिर हम लोग संघट्य या कोलिजन, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी के ऊपर,
ठीक है। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉलिड एज वेल, मतलब कि ठोस और द्रव के गुणधर्म, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं होगा, गुणधर्म, ठीक है। पहला है हम लोग का मापन, जिसको मेजरमेंट कहते हैं, ठीक। यूनिट, डायमेंशन, ठीक है। मतलब फिजिक्स के जितने भी पोर्शन है, जो भी आपको लगता है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश यानी कि लाइट। काफ़ी इसको ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन पूछता है तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेसिकली हम लोग मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे करंट, या फिर आप वॉटेज के बारे में, कन्वर्जन, इन सारी चीज़ों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो मैंने एक कोट लिखा है पेशेंस के ऊपर, उसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, कुछ विद्यार्थियों को ऐसा महसूस होने लगेगा कि यहाँ पर हमें धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, समय बहुत कम है। तो बेटर है कि आप धैर्य रखें और आहिस्ता आहिस्ता एक एक पोर्शन कवर करें। समय कभी कम नहीं होता है। आप जिस क्षण सिलेक्शन पा जाते हैं, पीछे की सारी चीज़ें भूल भूल जाई जाती हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि लक्ष्य को इस तरह से भेदने का प्रयास करें कि वो काम बार बार ना करना पड़े, ठीक। तो पेशेंस इज द एबिलिटी टू वेट, बट द एबिलिटी टू कीप पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। तो बहुत बड़ी बात लिखी गई है। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस इंतजार कर रहे हो। इंतजार करने के साथ साथ आपका मिजाज कैसा है, उस दौरान आप क्या कर रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने सफल होने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन सफल होने के इंतजार में आप बागी बने हो, घर वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है, देर से सो के उठ रहे हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ आप रोज पार्टी कर रहे हो, तो ये पेशेंस करने का सही तरीका नहीं है। पेशेंस रखने का सही तरीका क्या है कि आप भगवान भक्ति में लीन होइए। आप चाहें जिसको भी भगवान अपना मानते होंगे, आप चाहें जिस रिलीजन से होंगे, उसके साथ साथ आप अपने कम से कम पेरेंट्स का उतना सम्मान करिए कि जिससे उन्हें कभी हर्ट ना हो और वो आपके बारे में कुछ बुरा मत सोचे। ना अपने मुंह से कुछ भी बुरा बोलें कि आप तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं होगा, या इस तरीके की बातें, ठीक। अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो कि प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हो। उन दोस्तों के साथ रहना, घूमना या समय बिताना ना पसंद करें जो जॉब पा चुके हों और जो आपको कहीं ना कहीं अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी रहना पसंद करें जो कि आपका सम्मान करते हो और आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है आज, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब होता है, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है, यूनिट का होता है मात्रक तथा मापन। आपको पता है कि किसी भी वस्तु का माप करने के लिए, यानी कि उसको मेज़र करने के लिए एक मात्रक की ज़रूरत होती है। जैसे किलोग्राम हम लोग नापते हैं जब भी हमें कोई द्रव्यमान मेज़र करना होता है। इसी तरह से जब लंबाई नापते हैं तो हमें लेंथ के लिए मीटर या जो भी उसके फर्दर डेरिवेटिव्स को यूज़ करना होता है। तो मात्रक और मापन जो है, उसमें दो तरह की यूनिट्स यूज़ की जाती हैं यूनिट में। एक होती है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का अर्थ होता है मूल राशि, ठीक। डिराइव्ड का होता है व्युत्पन्न।
थोड़ा पेशेंस रखेंगे क्योंकि पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में मैं बहुत उड़ा के नहीं पढ़ाऊंगा। अब मूल राशियां जो होती हैं वो कुल 7 होती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं और व्युत्पन्न राशियां इनसे ही बनती हैं, तो इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जैसे मूल राशियों में होती हैं लेंथ, जिसको बोलते हैं लंबाई, मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, टाइम, जिसको बोलते हैं समय, टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं धारा या विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। अब इस सब का एक सिंबल होता है, जैसे लंबाई का सिंबल होता है L, द्रव्यमान को हम लोग दिखाते हैं M से, समय को दिखाते हैं T से, तापमान को दिखाते हैं थीटा से, धारा को दिखाते हैं I से या A से, एम्पियर, ज्योति तीव्रता को दिखाते हैं CD से, कैंडला बोलते हैं इसको, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा को हम लोग दिखाते हैं मोल से। ठीक है, तो ये 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होती हैं ये मूल राशियां होती हैं, और इनसे बनने वाली जो राशियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड या व्युत्पन्न राशियां। ठीक, अब आता है पद्धतियां क्या क्या होती हैं जिन पद्धतियों में मेजरमेंट करते हैं। तो एक होता है सीजीएस पद्धति या सीजीएस सिस्टम, इसमें मेजरमेंट करते हैं। ये अभी हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सीजीएस होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरा होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर होता है फुट, पाउंड, सेकंड। एंड लास्ट वन इज एसआई, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं, वो 1967 में जेनेवा में इसको एक्सेप्ट किया गया। और अभी हम लोग जितनी यूनिट्स भी देखते हैं वो सब एसआई यूनिट में ही देखते हैं। एसआई यूनिट थोड़ा सा एमकेएस पद्धति से मिलती जुलती यूनिट है, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो वो होता है न्यूटन। ठीक, लेकिन इसको अगर एमकेएस पद्धति में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, F = ma होता है, तो यहां पर A का लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और M का लिख देंगे किलोग्राम। ओके, बट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। कब आया था, 1967 में जेनेवा में एक्सेप्ट किया गया। तो टोटल कितनी इसमें प्रणालियां हैं, कितने सिस्टम हैं यूनिट मेजरमेंट के, तो टोटल 4 हैं। सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है और एसआई है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, कितनी टोटल यूनिट्स फंडामेंटल है, तो 7 है। जिसका नाम पूछा जा सकता है, तो नाम आपको पता है, किससे सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आपको पता है कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, थीटा यानी कि टेम्परेचर हो गया, एम्पियर, एम्पियर यानी कि करंट हो गया, कैंडला, कैंडला यानी कि ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, और मोल यानी कि पदार्थ की मात्रा हो गया। अब आता है कुछ डेफिनेशंस को हम यहां पर देखेंगे, सारी नहीं देखेंगे, 7 इसमें मूल राशियां हैं, 7 नहीं देखेंगे, 3-4 जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जिस पर कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो हम देखेंगे। जैसे व्हाट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या होता है आखिर में, कभी आपने सोचा है कि 1 सेकेंड क्या होता है। ठीक, तो एक सीजियम एटम है, याद रखेंगे कौन सा एटम है, तो सीजियम का परमाणु है। सीजियम क्या होता है, जिस तरह एलिमेंट्स होते हैं ना, कार्बन होता है, बोरान होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, या बहुत सारा होता है, उसी तरह सीजियम होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CS से। तो सीजियम का जो परमाणु है उसमें भी कौन सा, तो 133, सीजियम 133 का एटम जो होता है वो इतना वाइब्रेशन, कितना वाइब्रेशन, 91, 92, 63, 17, 70, टोटल
इतना वाइब्रेशन जितने समय में करता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड। ओके, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा? ठीक है, तो अगर 1 सेकंड का देता है कि कौन सा परमाणु की यूज़ होता है कहीं डेफिनेशन में, कि 1 सेकंड के डेफिनेशन में कौन सा परमाणु यूज़ किया जाता है, तो आपका सीजियम एटम यूज़ किया जाता है। सीजियम 133 यूज़ किया जाता है कि 135 यूज़ किया जाता है, तो आप बता देंगे 133 यूज़ किया जाता है। और अभी तक नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे 9192631770 टोटल इतना वाइब्रेशन करता है, इसी को बोलते हैं 1 सेकेंड। ओके, 1 किलोग्राम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको जो करते थे वो समझ लीजिए कि एक ये रॉड है जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया, इसको आप समझ लीजिए एक बार है, ठीक है ना। ये जो बार था ये बना हुआ था प्लेटिनम और इरेडियम से। ओके, तो ये जो प्लेटिनम इरेडियम है उसमें परसेंटेज आपको पता चल रहा है कि 90% प्लेटिनम से बना था वो बार और 10% इरेडियम से बना था। इसको बिग के भी कहते हैं, और उसके साथ साथ इसका एक नाम और है जिसको हम लोग कहते हैं ली ग्रैंड के, ठीक है ना, जिसका दूसरी भाषा में वही मतलब होता है, बिग के ही मतलब होता है। अब देखते हैं कि क्या हुआ क्या। चूंकि ये जो बिग के है या फिर ये जो प्लेटिनम इरेडियम का एक बार था, बार मतलब कि टुकड़ा समझ लीजिए, ठीक है, लो मतलब दो मटेरियल का, उसको सेम प्रोटोटाइप बना करके डिफरेंट कंट्रीज में हमारा दे दिया गया, और वो कंट्रीज उसकी मदद से छोटे छोटे बाट या बटखरे तौलने के लिए वेइंग बैलेंस मतलब जो भी है बटखरे बना ली, और फिर इसकी मदद से थोड़ा बहुत तौलने पे आसानी होती थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो प्लेटिनम इरेडियम का बार है, पता चला कि टाइम के साथ ये चेंज होने लगा। क्यों चेंज होने लगा? तो उसमें कई सारे रीजन थे। पहला था पॉल्यूशन, यानी कि पहला प्रदूषण के कारण इसका वेट जो है बढ़ने लगा या घटने लगा, जिस तरह का भी चेंजेस हो रहा था। उसके बाद दूसरा क्या था कि इसमें और भी कुछ इंटरनल मटेरियल प्रॉपर्टीज के नाते कुछ डीके होने लगा। तो कुल मिला के चेंज ऑफ 50 माइक्रोग्राम्स के आसपास जो है मेजर किया गया। प्रॉब्लम ये आने लगी कि जब जो स्टैंडर्ड बार है, यानी कि जो प्लेटिनम इरेडियम का ओरिजिनल बार था, जब उसमें चेंज आने लगा तो प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि अब क्या किया जाए। हर जगह तो 50 माइक्रोग्राम अधिक के बाट है, तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ तौलते हो, जैसे हमने कोई अनाज तौल लिया या सब्जियां तौल ली, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें बहुत ही माइन्यूट लेवल पर कोई स्केलिंग करनी हो। जैसे सपोज करिए, बस उदाहरण के लिए, कि बहुत ही कीमती हीरा आप तौल रहे हो, ठीक है, और वो हीरा केवल 100 ग्राम्स का है। अब उसमें 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम या 200 माइक्रोग्राम्स कम हो गए, तो काफ़ी मैटर करेगा। उसके साथ साथ एटॉमिक वेट्स लेने हैं जो एमयू में ले रहे हो, या किसी ऐसी चीज़ का वेट ले रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, और वो 50 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम्स का टोटल डेविएशन दिखा रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम या कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, चेंज आने लगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो अल्टरनेट लिया गया 2018 के आसपास में, वो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से इसको बेस कर दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट पे, प्लैंक नियतांक पर, ठीक है। प्लैंक नियतांक क्या होता है, इससे आपको बहुत मतलब नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बस आप जानिए कि प्लैंक एक महोदय थे जिनके नाम पर एक नियतांक बनाया गया, और उस नियतांक के ऊपर अब किलोग्राम की डेफिनेशन को बेस कर दिया गया। तो प्लैंक नियतांक यानी कि एच की वैल्यू क्या होती है, तो 6.62 इतनी सारी वैल्यू होती है 10 के घात 34 माइनस में 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर किलोग्राम एंड पर सेकेंड। तो यहां पर जो किलोग्राम आता है, तो इसी को प्रायोगिक मान से हम लोग निकालते हैं और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं, ठीक। एच की वैल्यू कैसे निकलती है, तो एक किब्बल बैलेंस करके एक मशीनरी थी, जिसका फोटो अभी मैंने यहां पर नहीं लगाया है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो किब्बल बैलेंस एक काफी डिफरेंट टाइप की मशीनरी है इस तरह से, ठीक है ना। इससे एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ई क्या होता है, ई होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी,
तो इन तीनों की मदद से हम लोग h की वैल्यू निकालते हैं, और h में चूंकि किलोग्राम आया होता है तो यहां से हम लोग एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम नई देते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो किलोग्राम की डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि हाल ही में चेंज हुई है, वो अब किस पे बेस्ड है, ठीक है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट पे बेस्ड है, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे बेस्ड है, या कोई और एक कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे बेस्ड है, ठीक। तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए कि प्लैंक कांस्टेंट पर बेस्ड है, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी वो ये थी कि पहले प्लेटिनम और रेडियम का एक बार था जो 90% और 10% मिला करके बनाया हुआ था, उसके वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा जिससे कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने लगी। तो फर्दर 2018 में हमने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया और प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर बेस कर दिया। फिर आता है मीटर। मीटर की क्या डेफिनेशन है, तो चूंकि वैक्यूम में जो लाइट होती है, यानी कि निर्वात में, वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पर एयर नहीं है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम लोगों ने 80s के अंत में यानी कि 90s के स्टार्टिंग तक हम लोगों ने ठीक से नाप लिया था, ठीक है ना। यानी कि हम मेजर कर ले रहे थे कि लाइट की स्पीड क्या है, और उसमें हम लोग प्रिसाइज भी थे बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत करेक्ट एक्यूरेट नाप रहे थे। तो उसी के बारे में कहता है कि लाइट की रे जो है ट्रेवल करती है निर्वात में 1/299792458 पार्ट, मतलब जितना प्रकाश की चाल है, अगर उस हिसाब से 1 इतना, जितनी वैल्यू यहां पर दी हुई है, इतना पार्ट जितने दूर जाता है लाइट का, उसी को 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। एक बार दूसरे टर्म में और बता देता हूं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में 1/299792458वें भाग में तय की गई दूरी को ही 1 मीटर कहते हैं। अब चूंकि आप सोचने लगे होंगे कि इतनी टफ डेफिनेशन है, क्या जरूरत है इसको बताने का, या फिर क्यों इतनी टफ बनाई गई, तो देखिए ऐसा है ना कि हम हमेशा ये चाहते थे, यानी कि साइंटिस्ट हमेशा ये चाहते हैं कि किसी ऐसी चीज में डेफिनेशन दी जाए जिसका कि चेंज होना क्या हो, नामुमकिन हो, ठीक है, जो कि वेरी मत करे, चेंज मत हो। तो ऐसी स्थिति को क्रिएट करने के लिए हमें जो डेफिनेशंस देनी थी वो यूनिवर्सल देनी थी, यानी कि ऐसा ना हो कि आपके गोरखपुर में कोई और डेफिनेशन चल रही है, लखनऊ में कोई और क्योंकि नवाबों का शहर है, और फिर दिल्ली में कोई और क्योंकि दिल्ली दिल वालों की होती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दी जाती है। तो यहां पर 3 चीजें जो आपके काम की हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या है कि मॉल की जो डेफिनेशन दी जाती है वो अवागड्रो कांस्टेंट पर दी जाती है। किस पे दी जाती है, अवागेड्रो नियतांक, ठीक है ना। अवागेड्रो नियतांक पर मोल की डेफिनेशन दी जाती है, इसको नोट डाउन कर लेना है, वैसे ये पीडीएफ आपको अवेल करा दिया जाएगा। दूसरा है किलोग्राम। किलोग्राम की जो डेफिनेशन है वो प्लांक नियतांक के ऊपर डिपेंड करती है। और तीसरा है केल्विन। केल्विन यानी कि टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन नियतांक के ऊपर डिपेंड करती है। तो तीनों चीजें नोट डाउन कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर का मूड घूमता है और वो सोचता है कि हाँ इन तीनों नियतांक पर डिपेंड करती है, तीनों डेफिनेशंस या तीनों परिभाषाएं इन नियतांक पर या कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, तो क्यों ना बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। सामने दे देता है, फिर कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, और लास्ट ऑप्शन देता है सभी सुमेलित है। तो आशा करता हूं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने खुद फॉर्म किया। आगे चलते हैं, फोर्स क्या होता है। अब जब फोर्स की बात आती है तो ये एक डिराइव्ड यूनिट है। हमने 7 में से कुछ पढ़ लिया, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लेंथ के लिए मीटर पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी किलोग्राम के लिए, और हमने पढ़ा सेकंड, यानी कि 7 में से हमने 3 पढ़ा। उसके अलावा हमने केल्विन को देख लिया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ये 3 डेफिनेशन पढ़ी 7 में से। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे अब हम लोग डिराइव्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जो भी हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसी से जो यूनिट्स आती हैं उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स को बोलते हैं बल, ठीक है। बल क्या होता है, तो F इज टू एम ए बचपन में पढ़ रखा होगा। M क्या है, यहां पर द्रव्यमान है, और A क्या है, यहां पर त्वरण है। जिन लोगों ने F इज टू एम ए नहीं पढ़ा वो F इज टू mg पढ़ के रखे होंगे, ठीक है।
तो त्वरण है, उस केस में जी के केस में ये गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ठीक, तो F इज टू ma यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, तो मास से दिखाते हैं, यानी कि m से दिखाएंगे, द्रव्यमान से, ठीक है ना। और नापेंगे किसमें, सीधे लिख देते हैं किलोग्राम में। और त्वरण को किससे दिखाते हैं, तो त्वरण को दिखाते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर एक यूनिट बनी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग एसआई यूनिट में बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट में बोलते हैं न्यूटन। सिस्टम इंटरनेशनल, या एक्चुअल जो वर्ड है वो है सिस्टम ही इंटरनेशनल आई, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ओके, फिर आता है वर्क। वर्क को बोलते हैं कार्य। कार्य क्या होता है, देखिए पहला लेक्चर है तो धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। मुझे पता है कि आपको कार्य के बारे में पता है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर टाइम वेस्ट होता है और आपको वो चीज़ रियलाइज नहीं होती है। चूंकि ये चीज़ आ रही है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, एक मात्र एक मिथ्या है, मिराज। मिराज जानते हैं ना आप, जो कि हिरन को लगता है कि यहाँ पर जल है और वो दौड़ते हुए पानी की तलाश में पूरे उसमें रेगिस्तान में घूमता रहता है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसको TIR बोलते हैं, सॉरी TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो समय नहीं बर्बाद हो रहा है। कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है वो W से दिखाते हैं। W क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बल क्या होता है, अभी आपने जाना कि बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पर होता है आपका मीटर, जो कि विस्थापन को लेंगे तो दूरी के टर्म में ही आएगा, मीटर के टर्म में ही नापेंगे। तो कार्य बराबर क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को लिखते हैं जूल। ओके, तो दूसरी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, न्यूटन मीटर या जूल, यानी कि न्यूटन मीटर बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, और वो बराबर है जूल के। तो दूसरी यूनिट हम लोग ये देखें। आगे देखते हैं पावर। पावर क्या होता है, तो पावर होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। बहुत पहले एक मूवी आई थी शक्ति द पावर, बहुत पहले, तो दोनों चीज एक ही थी, बस इंग्लिश में दिखाना चाह रहा था कि जिन लोगों को नहीं मालूम है कि शक्ति मतलब क्या होता है, तो पावर होता है, ठीक। पावर क्या होता है कि एकांक समय में किया गया कार्य, यानी कि P इज टू W/T। तो W क्या होता है, कार्य होता है, और T क्या होता है, समय होता है। कैसे दिखाएंगे, पहला तरीका है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड। दूसरा तरीका है न्यूटन मीटर पर सेकंड, और तीसरा तरीका है जूल प्रति सेकंड। तीनों टर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अभी जो पीछे हमने कार्य के बारे में जाना था कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल, तो इन तीनों के टर्म में हमने यहां पर लिख दिया है। तो जूल प्रति सेकंड को अब एक नई यूनिट देते हैं, इसका नाम है वॉट। क्या नाम है, वॉट, ठीक। अब आता है मेगावाट क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है मेगावाट क्या होता है, तो मेगावाट जब किसी प्लांट में, ठीक है, किस प्लांट में, तो जहां पर भी शक्ति का उत्पादन या विद्युत उत्पादन किया जाता है, उस प्लांट में जब नापा जाता है कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कितनी पावर जनरेट हो रही है, तो उसको मेगावाट में दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह के वाहियात क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, लेकिन अगर पूछा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर क्या होता है किलोवाट, जो घर में मीटर लगा होता है वो किस में देता है, किलोवाट में हमारा देता है कि कितने यूनिट बिजली चल रही है, ठीक है ना, कितने टाइम में, या केवीए में, कि कितने केवीए का कनेक्शन, हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो कितने किलोवाट का कनेक्शन है या कितने केवीए का कनेक्शन है, ठीक। केवीए यानी कि VA वोल्ट एम्पियर भी वॉट ही कहलाता है, वो मैं आगे डिराइव करूंगा तो आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता है 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति में कितना वॉट होता है,
ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि एक अश्वशक्ति में कितना वॉट होता है। आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने किया भी होगा, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को मालूम है, लेकिन ये प्रश्न उन बच्चों के लिए है जिन्हें भूल गया है। ठीक है, तो एक बारी चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि एक अश्वशक्ति में कितना वॉट होता है। ओके, अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड की गई कंपनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितना कंपन किया गया। ठीक है, तो पहले समझिए कि एक कंपन में किए समय को बोलते हैं टी या आवर्तकाल, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ठीक, और 1/t अगर कर देंगे तो प्रति सेकंड आपको पता चल जाएगा। इसी को n या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, n से डिनोट करते हैं या f से भी डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक है ना, हर्ट्ज। ठीक है ना, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी मैंने कोशिश की है कि बता दूं। ठीक, फिर से समझिए, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। फिर से समझिए, एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल, और प्रति सेकंड चक्रों को क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। यानी कि एक सेकंड में कितना किया तो वो हो गई फ्रीक्वेंसी। फिर आता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। ठीक, मेरे पास जगह नहीं बच रही है तो मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यहां लिख देता हूं। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो है R=ρL/A एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग के लिए नया पेज ऐड कर लिया हूं। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी में आपको बता रहा था, फॉर्मूला होता है R=ρL/A। ठीक है, तो यहां पर रजिस्टिविटी जो है वो ये होती है, रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी ये होती है, और ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक, और रजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? R/A/L, दैट इज ओम मीटर। कैसे होता है ये ओम मीटर? इसकी हो गई ओम, ये L है यानी कि इसकी यूनिट होगी मीटर, और ये है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर कट जाएगा तो और बचेगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर। नोट डाउन कर लेंगे। फिर अगला आता है हम लोग का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा के साथ साथ यूपीएससी 2023 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं इसके बारे में बताना चलूंगा। डिस्टेंस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं दूरी, कभी कभी विस्थापन से भी इसको दिखाते हैं तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मेजर करते हैं इसको मीटर में। ठीक, लेकिन मीटर की कई सारी बड़ी डेफिनेशंस भी होती हैं, मतलब बड़े आकार की भी होती है। जैसे लाइट ईयर होता है जिसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में कोई भी लाइट जितना ट्रेवल करती है, जितनी दूरी, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। तो निकालेंगे कैसे? अब निकालने का तरीका आसान है कि एक साल की टोटल चीज़ें निकाल लेंगे, यानी कि 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन। ठीक है, अब ये तो हो गया एक साल की बात। अब एक साल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? लाइट ऑफ स्पीड से। ठीक है ना? ठीक, लेकिन आपको पता है कि ये जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड में है, और ये यूनिट किस में है? डे में है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 365 मल्टीप्लाइड बाई 24, एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, और 24 घंटे में 60 मिनट और फिर 60 सेकंड, इंटू
3 इंटू 10⁸ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली याद करेंगे 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एक लाइट ईयर की वैल्यू हो गई 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर आता है पार्सेक। पार्सेक से पहले एक दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ओके, पार्सेक से पहले मैं बता देना चाहता हूं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का 1 AU। ओके, 1 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? तो 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या होता है? जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है, ठीक है ना, उसका अगर हम लोग एक मीन लेते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्सेक। 1 पैरालैक्टिक सेकेंड या पार्सेक। पार्सेक जो होता है वो पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.26 ऑफ लाइट ईयर होती है, जिसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर इसके साथ आ जाएगी 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ठीक है। उसके बाद 1 नॉटिकल माइल के बारे में मैंने यहां पर लिखा हुआ था 1 नॉटिकल माइल। कभी कभी एग्जामिनेशन में भी पूछ लेता है, दूरी का ही मात्रक होता है 1 नॉटिकल माइल। 1.8 किलोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। समुद्र में जो नापा जाता है नॉटिकल माइल की मदद से दूरी नापी जाती है। फिर आता है एटोमीटर। एटोमीटर पर इतना सारा स्टार क्यों बना है, कोई बता सकता है? एटोमीटर जो यूनिट है वो होती है 10⁻18 मीटर की। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है? इसके अलावा होता है पीकोमीटर। पीकोमीटर 10⁻12, नैनोमीटर 10⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, माइक्रॉन 10⁻6, फर्मी 10⁻15। ठीक है, ये सारी यूनिट भी होती हैं 10 के घात पर लगाए हुए, छोटी यूनिट्स हैं ये। ठीक है, बड़ी यूनिट्स में जिस तरह हेक्सा, गीगा, इस तरह से होती हैं, छोटी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। 1 एटोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻18 मीटर। यहाँ पर 3 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है जो कि 2023 का नोबेल प्राइज पाते हैं। किस में पाते हैं? फिजिक्स में पाते हैं। कर क्या दिया ऐसा जो फिजिक्स में इनको नोबेल मिल गया? तो इन्होंने एटोमीटर पर ही जो है एक लाइट बीम छोड़ी है, मतलब एटोमीटर की, या सॉरी एटो सेकेंड की। तो वो सेकेंड में था, मैं आपको मीटर में यूनिट में बता दे रहा हूं। नाम क्या है? पियरे अगोस्टिनी है, फेरेंक क्राउज है और एन.ए. अल्हुलियर है। 3 व्यक्ति हैं। तो इन तीनों ने क्या कारनामा किया है, समझिए क्या कारनामा किया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट अटोसेकेंड पल्सेज ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। एक्चुअली है क्या कि ये होता है आपका न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है ना, मैं हल्का सा हिंट देता हूं बस। नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को किसी स्टैंड पर देखना क्या होता है? असंभव होता है। इनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतना प्रिसाइज कैमरा रखना पड़ेगा या इतनी प्रिसाइज चीज़ें रखनी पड़ेंगी कि उस क्षण आप किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को देख पाओ। ठीक, तो ऐसा हो नहीं पा रहा था। बहुत साल से प्रयास चल रहा था कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उनको देखा जाए। हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि इन्होंने क्या किया, अट्टोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को छोड़ा। कैसे छोड़ा? जैसे आप देखते हो कि डीएसएलआर का कोई कैमरा होता है, उससे फोटोज ज़्यादा अच्छी आती हैं अगर आपका डीएसएलआर का अच्छा कैमरा है। क्यों आती हैं? क्योंकि उसमें जो फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड होती है ना, वो हमारी आंख से अधिक होती है। हमारी आंख का 1/10 के आसपास में होता है। उसमें क्या होता है कि उससे काफ़ी फास्ट होता है, 1/60 फ्रेम पर सेकेंड, 1/120 फ्रेम पर सेकेंड। तो उससे वो चीज़ें भी आती हैं जो हमारी आंखें विजुअलाइज नहीं कर पाती हैं। अब सेम उसी प्रोसेस के दौरान इन्होंने लाइट बीम को कैसे छोड़ा? एटोसेकेंड के लेवल पर छोड़ा। तो जब एटोसेकेंड के लेवल पर छोड़ा तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पकड़ा जाने लगा, यानी कि किसी एक पोजीशन में वो विजिबल होने लगा। ठीक है, डीएसएलआर से यही काम होता है। उससे फोटो ज़्यादा आपको क्या लगेंगी? इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं, ज़्यादा क्लियर लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आंख नहीं देख पाती है।
अब इसका यूज़ क्या है, तो एटोसेकेंड का आने वाले समय में बहुत सारा यूज़ है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें पियरे अगस्टिनी और इन तीनों लोग के बारे में, पियरे अगस्टिनी, फेरेंग क्राउज और एन ए एल्हुलियर के बारे में पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से अवार्ड मिलता है, नोबेल प्राइज़ में क्या क्या एक्सपेरिमेंट है। तो मैं इसको काफ़ी ब्रॉडली पढ़ाऊंगा। अभी बस मेरा मतलब ये था कि मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ा दूँ। तो ये होता है पिको, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आपका माइक्रोन, इसको बोलते हैं फर्मी, ठीक, फर्मी, ओके। चलिए, उसके बाद क्या आता है, प्रेशर का भी आता है। प्रेशर को क्या बोलते हैं हिंदी में, दाब, ठीक है ना। इसको 2-3 तरह से मेज़र किया जाता है। कैसे मेज़र करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं, इसको पास्कल में दिखाते हैं, ठीक है, बार में दिखाते हैं। बार क्या होता है, बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो होता ही होता है। एक चीज़ और यहाँ सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, ठीक। डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, चूंकि द्रव्यमान को m दिखाते हैं, टाइम को t दिखाते हैं और मीटर को l से दिखाते हैं, उसके साथ साथ कभी अगर टेम्परेचर आता है तो उसको थीटा से दिखाते हैं, एम्पियर आता है तो उसको a से दिखाते हैं, एंड सो ऑन। जो भी फंडामेंटल राशियां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं। जैसे न्यूटन को हम लोग दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके बाद 1/मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो जब इसका डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो किलोग्राम को हम लोग लिख देंगे m से, ऐसे बड़े ब्रैकेट में। मीटर दिया हुआ है तो इस मीटर से ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर कोई मीटर नहीं बचेगा। नीचे क्या क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या दिखाएंगे, t से, लेकिन t पे स्क्वायर दिखाएंगे। और 1 मीटर बचेगा, इसको दिखाएंगे l से, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ का l होता है। और इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो दिखाएंगे m l -1 t -2। क्यों t -2, क्योंकि इसको ऊपर लेके आ रहे हैं तो इस पर ऋण घात लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन एनालिसिस। अब चूंकि एक चीज देखने वाली है कि इन दोनों पर -2 -1 लगा हुआ है और इस पर कुछ नहीं लगा है, तो इस पर सिंबल 1 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आयतन। आयतन द्रव्यमान और घनत्व में एक संबंध होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक। किस में नापते हैं, तो हम लोग नापते हैं इसको लीटर में, फिर बैरल में, और क्यूबिक फीट पर सेकेंड, जिसको क्यूसेक बोलते हैं, उसमें भी नापते हैं। लीटर क्या होता है, लीटर आपकी सबसे छोटी यूनिट है जिसमें किसी लिक्विड को नापा जाता है। बैरल क्या होता है, तो 158.5 के आसपास में बैरल होता है। अब इसको लमसम 159 लीटर मान सकते हैं। मतलब कि अगर कोई कहता है कि एक बैरल की वैल्यू कितनी है, तो 158 प्लस है, यानी कि 159 के आसपास में होती है। फिर होता है क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है, जब पानी को छोड़ा जाता है, पानी की मात्रा है ये, कि कितना पानी, कितने क्यूबिक फीट पानी 1 सेकंड में निकल रहा है। जैसे मीटर क्यूब पानी पर सेकंड हम लोग नापते हैं, उसी तरीके से क्यूसेक में क्यूबिक फीट पानी पर सेकंड में कितना फ्लो होता है उसको हम लोग नापते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक बारी लिखने की कोशिश करेंगे विमीय रूप में। तो आपको पता है मीटर है, तो मीटर को दिखाते हैं एल से, इस पर घात कितनी है 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 3, और नीचे है सेकंड, जिसको दिखाएंगे टाइम से, और केवल एक बार है तो केवल 1 रह जाएगा। ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा एल पर 3 और टी पर -1। तो इस तरह से इसका विमीय फॉर्मूला लिख देंगे। आगे चलते हैं, ओजोन की थिकनेस। आपको पता है कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन आपका ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, जिसको O3 से दिखाते हैं। ओजोन की थिकनेस को नापने के लिए डॉब्सन की यूनिट यूज़ की जाती है। किसकी यूनिट यूज़ करते हैं, डॉब्सन, ठीक है ना।
और डॉप्सन होता क्या है? डॉप्सन इज नथिंग बट जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं पर मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में, ऐसे समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसमें जितने ओजोन के मॉलिक्यूल हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉप्सन। तो इसकी वैल्यू होती है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन मॉलिक्यूल पर मीटर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लेंगे। अगला आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, इसको WB से दिखाते हैं। अगर मैच द फॉलोइंग में कहीं आता है उसके लिए मैंने एक यूनिट यहाँ पर लिख दी है। थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं हम लोग, थर्मल का हो गया तापीय कंडक्टिविटी का चालकता, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू -KA/dT/dx, जहां पर T जो होता है ये होता है तापमान, X जो होता है वो होती है लेंथ, GTH, ठीक है ना। तो यहां से K की जब वैल्यू निकालते हैं तो आता है Q dx/dt अपॉन A। तो आपको पता है कि एरिया है ये क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है। तो कट पिट के जो बचता है वो क्या बचता है? क्योंकि ये जो Q होता है ये क्या होता है? जूल पर सेकंड में लेते हैं, यानी कि वॉट में लेते हैं। तो इसकी यूनिट हो गई वॉट, ठीक। dx ये भी लेंथ है, आपको पता है, और ये लेंथ स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो केवल लेंथ एक बचेगी, यानी कि मीटर नीचे बचेगा। और तापमान को किस में लेते हैं? केल्विन में लेते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाती है वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। K की जो यूनिट आती है वो ये आती है। अब अगर इसको हम लोग बदलना चाहें विमीय सूत्र में तो कैसे बदलेंगे? तो वॉट को कैसे बदलेंगे? सबसे पहले समझिए, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वॉट। उसके बाद है आपका 1/मीटर 1/केल्विन, ठीक है। जब इसको बदलेंगे तो n की जो यूनिट हो जाएगी वो होती है mLT-2 इंटू, मीटर से मीटर कट जाएगा, डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई थीटा, क्योंकि इसका विमीय जो होता है वो मैंने बताया आपको टेम्परेचर का थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा mLT-3 और थीटा -1। इन दोनों पर भी अगर लगा देंगे तो m1L1 T-3 थीटा -1, ये हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का आपका डायमेंशन फॉर्मूला। अब अगर कहीं कहीं इस थीटा की जगह पर K दिया रहता है डायरेक्टली तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है उन्होंने केल्विन के टर्म में उसको लिख रखा है, थीटा के टर्म में लिख नहीं रखा है, ठीक है। एक बार डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर छोटी चीजें और बता देता हूं, जैसे डायमेंशन फॉर्मूला के लिए मैं छोटी चीजें और बता देता हूं किसी पेज पर। जैसे देखिए, ये आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स थी यही थी, ठीक है। इसमें आपका लेंथ L से दिखा तो रहा है, बट जब उसको व्यक्त करना होता है डायमेंशन में तो क्या लिखते हैं? L, ठीक। द्रव्यमान को मास से दिखाते हैं तो इसको लिखते हैं M, टाइम को T से दिखाते हैं तो इसको लिखते हैं T, और लिखने का तरीका होता है MLT, इस तरह से क्रम से, ठीक है ना। MTL नहीं लिखते हैं, लिखने का जो कन्वेंशन है वो MLT होता है, और फिर होता है थीटा, फिर होता है एम्पियर, ठीक है। अब कोई भी एक निकालिए, मान लीजिए फोर्स का आप निकालना चाहते हैं तो फोर्स बराबर क्या होता है? आपको पता है कि MA होता है, और A क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। M क्या होता है? मास होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अब किलोग्राम के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो यहां पर देखेंगे तो आप M यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लेंगे M, ठीक। मीटर यानी कि लंबाई के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? L लिख रहे हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे L, और डिवाइडेड में क्या है? सेकंड स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं? तो T स्क्वायर लिख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा T स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा MLT-2, ठीक है ना, MLT-2। तो फोर्स के लिए आपका हो जाएगा। तो आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क ये है कि फिजिक्स का जो नोबेल मिला, पहला होमवर्क ये है कि फिजिक्स का जो नोबेल मिला उसको जाकर के आप देखेंगे, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है रिवाइज करेंगे, जितना नोट्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा है कि डेंसिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों का क्या करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि विमीय सूत्र
निकालेंगे। ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालने के लिए पहले समझ जाइए क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू जी, यही होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से जी का आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्म एनालिसिस निकालेंगे। m क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान है, ठीक है ना। और आर स्क्वायर क्या है, सॉरी आर स्क्वायर था ये, आर क्या है, दूरी है, ठीक है ना। एफ क्या है, बल है या फोर्स है। आपको जी का विमीय सूत्र निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। जितने फॉर्मूले हैं वो कोशिश करेंगे कि कल के चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा लेंगे और कोर्स को एडवांस कर लेंगे, ठीक है। तो आज बेसिक था, थोड़ा सा बताना था कि किस तरह से पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से चैप्टर को धीरे धीरे आगे लेकर के चलना है। और मैंने ये भी बताया कि बेसिक जो फिजिक्स होगी उसमें बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो प्री टाइम के पहले लेक्चर में आपको बस इतनी ही सूचना देनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और एडवांसमेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हौसला बना रखिए। जय हिंद।